गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में, और पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर भी और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया वो ये हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आज हम शॉर्ट नोट्स में हम समझेंगे कि क्या है इन टॉपिक्स में। इसी टॉपिक से रिलेटेड आप एग्जाम में की पॉइंट्स बना के उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका बीपीएस 4 जो है पॉलिटिकल साइंस का। डिटेल्ड नोट्स है यहाँ पर बीए थर्ड ईयर का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पिछले वाले शॉर्ट नोट्स थे, अब यही जो 12 टॉपिक्स हैं उन्हें डिटेल में समझ लो कि 16 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं या 14 से 15 मार्क्स के, उसमें आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर तो 14 से 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के जो 14 से 15 मार्क्स के लिए आपके जो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और सिद्धांत। तो अर्थ जो है वो आपका पहला चैप्टर है, प्रकृति दूसरा चैप्टर, प्रकृति और क्षेत्र तीसरे चैप्टर में आप सिद्धांत पढ़ते हैं, जिस सिद्धांत में यथार्थवाद और आदर्शवाद आता है आपका टॉपिक। तो यहाँ पर अर्थ ये है देशों के बीच राजनीतिक संबंधों का अध्ययन। इसमें युद्ध, शांति, कूटनीति, व्यापार, संगठन सब आते हैं। इसे पॉलिटिक्स अमंग नेशंस कहा जाता है। इसकी प्रकृति क्या है? संघात्मक है, संघर्षात्मक है, सहयोगात्मक है, अराजक है। अराजक वो जो जिसपे राज तो कर है लेकिन अराजक वो हो जाता है जिसपे कोई राज ना कर रहा हो, जिसमें विश्व सरकार होती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है। गतिशील, शीत युद्ध खत्म हुआ, अब अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्षेत्र ये है संघर्षात्मक, ये है यहाँ पर कि हर देश अपना हित पहले देखता है, अपने बारे में सोचता है, उसके बाद युद्ध और हथियारों की होड़ में लगा रहता है। सहयोग ये है कि यूएन और डब्ल्यूटीओ और जलवायु समझौते, बिना सहयोग दुनिया नहीं चलती। अराजक, अब कोई जो है विश्व जो है वो सरकार नहीं है, इसलिए देश खुद को ताकतवर बनाते जा रहे हैं, जैसे कि अमेरिका। गतिशील इसलिए शीत युद्ध खत्म हुआ है और अब जो है अमेरिका और चाइना जो है वो क्या कहते हैं प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं एक तरह से। क्षेत्र जो है यहाँ पर विदेश नीति, युद्ध, शांति, शक्ति, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। यूएन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विदेश नीति के ऊपर भी आगे के ब्लॉक्स में आपको बुक में जो ब्लॉक 4 दिया है उसमें आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर वैश्वीकरण, ये जितने भी टॉपिक्स के जो क्षेत्र लिखे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो क्षेत्र लिखे हैं वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है आपके। तो प्रमुख सिद्धांत क्या है यहाँ पर? यथार्थवाद। यथार्थवाद है हंस मोंगेथ्यू के अनुसार पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। राज्य मुख्य कर्ता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, नैतिकता से ज्यादा शक्ति जरूरी है। और उदारवाद का मतलब यहाँ पर लिबरलिज्म, सहयोग संभव है, लोकतंत्र, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध रोकते हैं। इमैनुअल करते हैं, इमैनुअल करता राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, नैतिकता से ज्यादा शक्ति जरूरी है। यहाँ पर उसके बाद बात हो रही है इमैनुअल प्रेरणा, वो पीछे की लाइन बोल दी मैंने। यहाँ पर सेकंड लाइन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो युद्ध रोकते हैं, इमैनुअल कंट से प्रेरणा देते हैं। मार्क्सवाद क्या है यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति असल में पूंजीवादी देशों द्वारा गरीब देशों का शोषण है। लेनिन ने कहा है, लेनिन एक थिंकर है जो कहते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद जो है वो पूंजीवाद का अंतिम चरण है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शक्ति की अवधारणा। अब जो पावर है उसका इंट्रोडक्शन हम किस तरह देंगे? तो पावर जो है, अर्थ जो है उसको मोंगेथ्यू जो थिंकर है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार मैंस कंट्रोल ओवर माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन, यानी दूसरे को अपने हिसाब से चलाने की ताकत को शक्ति की अवधारणा कहते हैं। जो आपके बुक में जो कंटेंट में जो दिया हुआ है बहुत ज्यादा ब्रीफ में दिया है, यहाँ पर शॉर्ट करके मैंने मेन टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप अगर मेन टॉपिक को समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप बनाकर भी आंसर को की पॉइंट्स में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हमेशा से लिखिए, मैंने कहा है कि हमेशा इंट्रोडक्शन लिखिए। अगर आपका आंसर 14 से 15 मार्क्स का है तो फर्स्ट पेज जो है इंट्रोडक्शन का रखिए। कोशिश कीजिए कि आंसर को फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद बीच में कंटेंट 2 से 3 पेज में, 2.5 पेज में, लास्ट पेज में आपका निष्कर्ष होना चाहिए यानी कि कंक्लूजन होना चाहिए। इस तरह से आपका 4 से 5 नंबर 5 जो है पेज बन जाएगा आंसर। ठीक है,
उसके बाद अब हम बात करें शक्ति की अवधारणा की, हम बात कर रहे थे, तो इसका अर्थ यही है, मैन्स कंट्रोल्स ओवर माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। तत्व ये है भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, सैन्य तैयारी, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, कूटनीति की गुणवत्ता। प्रकार, गुणवत्ता प्रकार अब ये है कि इसमें हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर आते हैं। सैन्य प्लस आर्थिक, धमकी या लालच से काम कराना, उदाहरण अमेरिका का इराक पर हमला करना। प्रकार यहाँ पर हार्ड पावर, सैन्य, आर्थिक, धमकी या लालच से काम कराना, उदाहरण अमेरिका का इराक पर हमला। जो आपको याद हो, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था सन 2000 में। सन 2000 के बाद की बात है, 2001 में, 2003 में, 6 में, 2006 में हुआ था। सॉफ्ट पावर जो है यहाँ पर जोसेफ नेई कहते हैं, उनके शब्दों में संस्कृति, राजनीतिक मूल्य, विदेश नीति से आकर्षित करना। उदाहरण यहाँ पर हम देंगे भारत का योग, बॉलीवुड, लोकतंत्र। आप जो इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे उसके बाद या तो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कीजिए या इंट्रोडक्शन के बाद के पेज में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि जो थिंकर्स हैं उन्होंने किस तरह अपने विचार रखे थे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हो, चाहे वैश्वीकरण का मुद्दा हो। जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है अपने अकॉर्डिंग, डेफिनेशन जो देते हैं वो आप थिंकर्स के 2 से 3 थिंकर्स के बारे में लिख सकते हैं। वहाँ पर 2 से 3 थिंकर्स ने जो डेफिनेशन दी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स जरूर देना हर आंसर में, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रहेगा और करेक्ट रहेगा। यहाँ पर सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, जो अभी मैंने बताया कि भारत जो है वो भारत का योग और बॉलीवुड और लोकतंत्र यहाँ पर सॉफ्ट पावर में आता है। स्मार्ट पावर हार्ड प्लस सॉफ्ट का सही मिश्रण है, मिक्सचर है। तकनीक और कूटनीति, प्रचार प्रसार, आर्थिक सहायता, प्रतिबंध, सैन्य गठबंधन, मनोवैज्ञानिक युद्ध। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक, शक्ति की अवधारणा। थर्ड टॉपिक है आपका राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित जो है आपका देश के लिए जो अधिकार है, जो हक है, उसको कहते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय हित। अर्थ वो लक्ष्य जिनके लिए कोई देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काम करता है, विदेश नीति को आधार बनाता है। प्रकार ये है इसमें मूल, महत्वपूर्ण, जिन पर समझौता नहीं हो सकता, उदाहरण सुरक्षा, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, भारत के लिए कश्मीर। मध्य गौण, आर्थिक विकास, प्रतिष्ठा, विश्व शांति, इन पर बातचीत हो सकती है। निर्धारक तत्व ये है कि भूगोल, भारत के लिए हिमालय और हिंद महासागर, इतिहास, उपनिवेशवाद का अनुभव, आर्थिक जरूरतें, तेल का आयात, विचारधारा, गुटनिरपेक्षता बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़े शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन है आपका, उसके अर्थ ये है कई देशों की शक्ति को इस तरह बांटना कि कोई एक देश हावी न हो सके। 19वीं सदी में यूरोप में मुख्य नीति थी। मान्यताएं ये है राज्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, अकेला कोई खुद को नहीं बचा सकता। ये बात सही है, राज्य अपने अस्तित्व को, अपने सबूत को, वजूद को बचाने के लिए लड़ते हैं, अकेला कोई भी खड़ा नहीं होता लड़ाई के लिए। तरीके ये है, एक गठबंधन और प्रतिगठबंधन, दूसरा हथियार बढ़ाना, फूट डालो राज करो की नीति, और चौथा है बफर स्टेट बनाना। इसके बाद है उदाहरण अगर कहें इसकी, तो शीत युद्ध जो है वो नाटो वर्सेस वार्सा पैक्ट बना था। शीत युद्ध की जो लड़ाई हुई थी, शीत युद्ध में जो मतलब युद्ध नाम दिया गया, लेकिन युद्ध वैसा कोई हुआ नहीं था, एक तरह से शांत युद्ध था ये, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं। युद्ध की संभावना बनी थी लेकिन युद्ध हुआ नहीं था, सिर्फ बर्लिन की दीवार बन गई थी और बंटवारा हो गया था, कुछ देशों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया था। जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो 2 देशों के पावर में बट गई थी, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। आलोचना ये है इसका मतलब, इसके विरोध में अगर हम कहें तो यह युद्ध को टालता नहीं बल्कि पैदा करता है। परमाणु युग में खत्म हो गया क्योंकि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र प्लस सामूहिक सुरक्षा। ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का है, जो आपकी बुक में ब्लॉक दिया हुआ है, ब्लॉक सेकंड या थर्ड ब्लॉक तक दिया है। थर्ड ब्लॉक में आप ये देखते हैं कि 7, 8, 9 जो चैप्टर है आपका 6, 7, 8, 9, तो 7, 8, 9 जो चैप्टर है उसमें आप यही पढ़ते हो कि पावर को कैसे बैलेंस किया जाए, निरस्त्रीकरण यानी कि डिसऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब यहाँ पर पावर को, शस्त्रों को, हथियारों को कंट्रोल करना। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में था। उद्देश्य ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मित्रतापूर्ण संबंध, आर्थिक सामाजिक सहयोग,
मानवाधिकार की रक्षा करना। इसके 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामूहिक सुरक्षा। अब सामूहिक सुरक्षा की बात करें तो ये यूएन चार्टर के चैप्टर 6 या 7 पर आधारित है। सिद्धांत ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। एक एक ही सब के लिए एक है और एक के लिए सब है। जो आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी सदस्य मिलकर कार्यवाही करेंगे। यहाँ पर बोला है वन ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, यानी कि एक पर हमले का मतलब सभी देश अपने पर हमला मानेंगे, सब पर हमला मानेंगे। तो सब देश जो है आपस में मिलकर आक्रमण करने वाले को रोकेंगे। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये सामूहिक सुरक्षा के टॉपिक में आपको ये चार्टर पढ़ने को मिलेगा। सामूहिक सुरक्षा के टॉपिक में आपको ये चार्टर पढ़ने को मिलेगा।